हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत की एक बहुत संवेदनशील विषय की। और मैं मानता हूं कि मोदी जी ने, मुझे लगता है, ये तय किया है कि जब वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, या ये कहें कि 2029 का जब चुनाव आएगा, तो 2029 की चुनाव से पहले वो भारत को क्लियर कर चुके होंगे, एकदम सफाई छन्नी लगा के छपाई उनकी सफाई की जा चुकी होगी। और जितने अनवांटेड एलिमेंट हैं उनका क्या होगा, वो कौन से गड्ढे में फेंके जाएंगे, वो कौन से क्षेत्र में फेंके जाएंगे, वो कौन से देश को वापस जाएंगे, ये अभी एक कठिन काम है। क्योंकि लगातार डिपुटेशन तो हम सब जानते ही हैं चल ही रहा है, और जहां जहां भाजपा की सरकारें देश में हैं, उन राज्यों में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के रुकने की थोड़ी हिम्मत कम हो गई है। उत्तर प्रदेश का तो मैंने हाल देखा कि जब जैसे एसआईआर शुरू हुआ, और एसआईआर शुरू होने के साथ ही योगी जी ने एक नोटिफिकेशन कर दिया था, और उस नोटिफिकेशन में जिलाधिकारियों को कहा कि अपने जिले में पहचानिए कि आपके जिले में कहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी तो नहीं है, उनको डिपोर्ट करिए। और उनका एक सेंटर खोला गया, वहां डिपोर्टेशन सेंटर खोला गया, ट्रिब्यूनल में कैसे जाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं करी, और जिलाधिकारी को कहा कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए। मैं समझता हूं कि जहां जहां की खबरें मुझे आई, ये नोटिफिकेशन होने के एक हफ्ते के अंदर, बल्कि 2 3 4 दिन के अंदर, वो क्षेत्र के क्षेत्र जो कहीं तालाबों पर बसे हुए थे, कहीं सरकारी जमीन पर बसे हुए थे, कहीं पर रामलीला मैदान में कहीं छुपे हुए थे, या कुछ जगह खाली पड़ी थी, वहां पर वो रातों रात पता नहीं कहां गायब हो गए, कुछ पता नहीं लगा। मैं मानता हूं कि ये तो बांग्लादेश वाले जो हैं वो बंगाल भी जा सकते हैं, उधर तमिलनाडु चले गए हों, उधर दक्षिण भारत में चले गए हों, कहाँ गए हों, किन राज्यों में गए हों, ये एक बड़ा प्रश्न है। खैर, मोदी जी ने, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जब जनगणना की बात आ रही थी, तो ये कहा जा रहा था कि साहब जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाइए, जाति सेंसस करवाना है। अब सेंसस होने हैं, जाति सेंसस होने। दूसरा, हम सबको मालूम है जब सीएए पास किया था, तो सीएए के दौरान अमित शाह जी के एक भाषण की वजह से देश भर में बवाल हो गया था। उन्होंने कहा भाई एनआरसी तो हम करवाएंगे और करवा कर रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो लोग सीएए से परेशान नहीं थे, एनआरसी से परेशान थे कि एनआरसी अगर हो जाएगी तो देश में ये बड़ी भारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अच्छा, एसआईआर का होना, एसआईआर के साथ जाति जनगणना का होना, जनगणना के 2 हिस्सों में होना, आज उसका एक नया नोटिफिकेशन आया। वो नोटिफिकेशन तो बिल्कुल, मतलब उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि भाई इनका होगा क्या। इतनी भारी समस्या जो देश में लग रही थी, ये कहा जा रहा था कि इतनी भारी समस्या, ये 20 करोड़ होंगे, 15 करोड़ होंगे, 5 करोड़ होंगे, जो भी, इन 5 करोड़ लोगों को लेकर कहां जाओगे जो रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस गया यहां पर। ये सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे। मुझे लगता है कि उनकी पहचान कैसे होगी, उनका नोटिफिकेशन कैसे होगा, उनका वो कैसे होगा, उनका ये कैसे होगा, ये इतने सारे, मैं समझता हूं कि ये सब कुछ अब इस पोजीशन पर आ गया है कि होगा, मोदी है तो मुमकिन है। ये नारा चरितार्थ होता दिखाई पड़ रहा है। अब चूंकि सारे देश में मोस्टली भारतीय जनता पार्टी की सरकारें भी हैं, इसलिए आसान हो जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी की जिन राज्यों में सरकारें नहीं हैं, वहां समस्या खड़ी हो सकती है, और उस समस्या का निदान क्या निकालेगी सरकार, केंद्र की सरकार, वो मुझे लगता है कि या तो सरकार वहां पलट जाए, या फिर वो विवाद खड़ा करेगी और फिर 356 लगाना पड़ेगा, सरकारें गिरानी पड़ेंगी, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा, राष्ट्रपति शासन लगा के वो सब कुछ करना पड़ेगा, कुल मिलाकर सबको निकालना पड़ेगा। हमने पीछे ये बात देखी थी कि सरकार ने जब नोटिफिकेशन किया तो उन्होंने कहा जनगणना 2027 कही जाएगी, 2021 में होनी चाहिए, 2027 में होगी। 2021 में इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना के बाद लोगों ने कहा अब क्यों नहीं करते, तो वो भी उन्होंने कर दिया। लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर कर दिया। एसआईआर बिहार के चुनाव से शुरू हुआ था, लेकिन वो हथियार की तरह इतना अच्छा आया, सब देश के सभी प्रांतों में होना है, और सभी प्रांतों में होकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो मामला था, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि भाई आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कुछ गलत नहीं कर सकते, बात ठीक है। लेकिन एक चीज समझ लीजिए, आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप किसी की नागरिकता भी तय नहीं कर सकते, लेकिन आपको नागरिकता जानने का पूरा अधिकार है। आपको नागरिकता जानने का अधिकार है, आप नागरिकता जानिए, जानिए और पूछिए, सवाल पूछिए। अब ये जो सूची तैयार हुई 65 लाख की, कहीं 70 लाख की, कहीं 2 करोड़ की, कहीं 3 करोड़ की, बड़े बड़े राज्यों में ये सूचियां फिर से पब्लिश होंगी। अब पहले ये था कि भाई 125 150 करोड़ में से छानोगे कैसे। अब ये 125 करोड़ में से छन गए 20 करोड़, 15 करोड़, जो भी छनना है देश में, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, जो भी है वो छन गए हैं, उन पे डाउट आ गया है। जिनके पास ये नहीं होगा उन वो भविष्य के लिए, लेकिन फिर वो तो कोने छोटे में कहीं छुप जाएंगे, कहीं जाकर किसी गैराज में रुक जाएंगे, कहीं जाकर कुछ और करेंगे। सरकार ने बड़ा
फुल प्रूफ प्लान निकाला। फुल प्रूफ प्लान क्या निकाला ये भी समझना चाहिए कि उन्होंने कहा कि हम दो हिस्सों में करेंगे। पहले हिस्से में हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करेंगे पूरे देश का, पूरे देश के एक एक घर का, एक एक कमरे का, एक एक स्थान का, एक एक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। और फिर वो आइडेंटिफाई करने के बाद दूसरी चरण में हम जनगणना करेंगे। जनगणना मतलब हम नंबर गिनेंगे। तो नंबर गिनने की मुझे लगता है जो दूसरे चरण की बात है वो तो केवल ऑफिशियल कार्रवाई रह जाएगी, क्योंकि पहले से डेटा सब सरकार के पास होगा। अब उस डेटा में सरकार ने क्या क्या इकट्ठा करने की बात कही है, जो आज का नोटिफिकेशन आया है वो गजब का है। अब देखिए, भारतवर्ष में करप्शन विषय है, करप्शन का पैसा कहां लगता है ये विषय है, करप्शन का पैसा कहां गायब होता है ये विषय है। इसके अलावा करप्शन का पैसा कच्ची कॉलोनियों में लगता है, गांव के मकान में लगता है और सब जगह लगता है, ये एक विषय है। और इसके अलावा पैसा आप जिस घर में रहते हैं वहां लगता है, ये भी एक विषय है। तो अब इनको कैसे पकड़ा जाए ये सवाल आती है। सबसे पहला काम उन्होंने जो नोटिफिकेशन आज किया उसमें कहा कि भवन संख्या, नगर महापालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना संख्या, पहला भवन संख्या, ये एक नंबर मकान, एक नंबर मकान में फ्लोर, इतने फ्लोर, इस एक फ्लोर में इतने कमरे, इतने बाथरूम, मतलब जो जो म्युनिसिपालिटी को करना चाहिए था, इतने बाथरूम, इतने टॉयलेट, इतना किचन। और इसके अलावा मतलब जो जो पूछने का विषय नहीं, ये वाली जो दीवार है, जिस दीवार की बात कर रहा हूं, ये दीवार पर मटेरियल क्या लगा, मतलब आपने एशियन पेंट करवाया है, अल्टीमा करवाया है, या कोई लोकल चूने का पुताई है, या फिर इस पर कुछ और है। क्योंकि ये भी तो काउंट करता है ना कि आपने जो मकान बनवाया वो फुल प्रूफ बनवाया था, एक बार पुताई करने में आपने 1 लाख रुपया लगाया था, 2 लाख रुपए खर्च किए थे। और एक सामान्य व्यक्ति है जो एक बार पुताई करवाता है, चूना लाता है, चूना लाकर 100 रुपए के चूने में पूरा घर पोत लेता है। वो चाहिए कि आखिर फर्श की प्रमुख सामग्री क्या है, आपके भवन मकान संख्या क्या है, बिल्डिंग का नंबर क्या है, जनगणना का मकान संख्या, जनगणना भवन के फर्श की प्रमुख सामग्री। इस भवन को जब फाइनली वो पहुंचेंगे तो जनगणना भवन कहेंगे। हमारा घर जैसे मैं जहां रहता हूं वो जनगणना भवन है। इस जनगणना भवन की पूरा सर्वे होना है। इस जनगणना भवन के फर्श की प्रमुख सामग्री क्या है, क्या सामान्य फर्श बनी हुई है, ऐसे ही प्लास्टर हुआ हुआ है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ है, पुताई की हुई है, लिपाई की हुई है, या फिर गोबर से उसको किया गया है, या मार्बल लगाया है, इटालियन मार्बल लगाया है, राजस्थानी मार्बल लगाया, क्या किया है आपने, वो प्रमुख फर्श की प्रमुख सामग्री। फिर दीवालों में प्रमुख सामग्री क्या लगी हुई है, फिर प्रयुक्त सामग्री छत पर क्या लगी हुई है, क्या पीओपी करवाया है, क्या और कुछ बढ़िया मटेरियल लगवाया है, छत की सामग्री। जनगणना भवन के उपयोग का पता लगाएं। आखिर आप 10 लोग रहते हैं, 5 लोग रहते हैं, और ये जो घर है इसमें करते क्या है, दुकान है, मकान है, या घर में ऑफिस बना रखा है, या सेल्फ काम करते हैं, या कुछ और भी इसमें स्टॉक रूम बनाकर रखा है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किराए पर उसको चढ़ा रखा है। क्या जो कुछ भी आपने किया हुआ है उसकी प्रमुख सामग्री आपको बतानी पड़ेगी। भवन के उपयोग का पता बताना पड़ेगा कि उपयोग किस लिए करते हैं। जनगणना गृह की स्थिति क्या है, कैसा है, मतलब उसकी आफ्टर वैल्यूएशन जो कि नगर महापालिका लगाता है कि भाई इसकी वैल्यूएशन ये टूटा हुआ मकान है, इसकी वैल्यूएशन ये 20 लाख रुपए होती है, और अगर ये बना होता तो 1 करोड़ होती। तो फिर वो उसकी वैल्यूएशन और उसकी स्थिति, उसका उपयोग, उसकी ग्रह की स्थिति। फिर अब आ जाते हैं परिवार में कितने, इस मकान के अंदर जिसमें 5 कमरे बने हुए हैं, इन 5 कमरों में कितने लोग रहते हैं, 1 रहता है, 2 रहते हैं, 3 रहते हैं, 5 रहते हैं, 25 रहते हैं। ये भी आपने महल बना रखा है, अकेले ही रहते हैं, और बताते हो मैं गरीब आदमी हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। आपने बना रखा है एक बड़ा खेत में पूरा बंगला, और आप कहते हो कि नहीं नहीं साहब हमारे तो बहुत परेशान आदमी, बहुत दुखी आदमी। तो फिर ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने लोग रहते हैं, परिवार में कितने लोग रहते हैं, घर में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, सामान्यतः कितने लोग रहते हैं, 5 रहते हैं, 7 रहते हैं, 8 रहते हैं, 10 रहते हैं, कितने रहते हैं। इस परिवार के मुखिया का क्या नाम है, इसमें कोई मुखिया है क्या, मुखिया क्या क्या नाम है, एक से ज्यादा मुखिया हैं तो उन मुखियों का क्या काम है, घर के मुखिया का लिंग क्या है, मदर प्रिवेल करती है, फादर प्रिवेल करते हैं, मेल है, फीमेल है, क्या परिवार के मुखिया की जाति है, कोई वो मानता है कि वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, किसी और पर्टिकुलर रिलीजन का है, तो उसका जाति पंथ संप्रदाय क्या है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जनगणना गृह की स्वामित्व स्थिति, क्या ओनर हैं,
किराए पर हैं, लीज पर हैं, एवे ही रह रहे हैं, क्या है, किसके नाम ओनरशिप है, ये ओनरशिप भी आपको पता नहीं पड़ी। अब ये समझ में आता है कि ओनरशिप, यार ये मोदी जी आज ये ओनरशिप इसमें लिखना है, इससे पहले क्या वो ड्रोन मैपिंग करवा रहे थे। ड्रोन मैपिंग मतलब कब सोचा होगा, 10 साल पहले ड्रोन मैपिंग करके जिन मकानों की पुराने एंशिएंट मकान हैं, जिनके घर 500 साल से हैं, भाई गांव में मैं रहता हूं, मेरा 500 साल से कोई कागज नहीं है, केवल कब्जा ही है, सब दुनिया जानती है इनका घर है, इसके अलावा उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सब जानते हैं कि भाई ये गली है, इस गली के इस पार इनका, इस पार उनका। अब उसकी ड्रोन मैपिंग करवा के कागज तैयार करवाए थे कि भाई ये इसमें ये 5 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, सारा ड्रोन मैपिंग चल रही। तो क्या है कि अब वो कैलकुलेट होगा कि भाई इसका स्वामित्व तो किसके पास है, पहले तो पता नहीं था, लेकिन अभी तो ड्रोन मैपिंग होकर स्वामित्व तो उसका सरकार के पास डेटा आ गया है, उसका स्वामित्व किसके पास है। इसके अलावा कि स्वामित्व में रहने वाले, मौजूद रहने वाले कमरों की संख्या कितनी है, इसमें जो लोग रहते हैं इसमें कितने लोग रहते हैं, हर कमरे में कितने लोग रहते हैं, इस मकान में कितने कमरे हैं, उन कमरों में कितने लोग रहते हैं, घर में रहने वाले कितने विवाहित लोग हैं, कितने अविवाहित लोग हैं, स्वामित्व तो किसके पास है, मैंने बताया। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, आप कुएं से पानी भरते हैं, नल से पानी लाते हैं, तालाब से पानी लाते हैं, छत से पानी लाते हैं, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, जमीन के अंदर का पानी निकालते हैं, आप देश का पानी पीते हो तो ये कौन सा पानी पीते हो भाई, कहाँ का पानी पीते हो। इसके अतिरिक्त पेयजल सोर्स की उपलब्धता क्या है। चलिए पेयजल का मुख्य स्रोत ये है, लेकिन और क्या आपके पास और 4 चीजें हैं कि आप कुएं से भी भर लेते हो, नल से भी आता है, हैंडपंप से भी आता है और वैसे भी आता है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके घर में और स्रोत कितने हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश की मुख्य स्रोत क्या है, दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, मकान में बढ़िया लाइटें लगा रखी हैं, आपने झालरें टांग रखी हैं, एलईडी लगा रखी है, लोकल बल्ब लगाते हैं, कैसे कर, मतलब बताओ ना भाई बिजली का आपके पास स्रोत क्या है, कितना कंजम्पशन आपके यहाँ बिजली का आता है। इसके अतिरिक्त शौचालय 1 है, 2 है, 3 है, सरकारी है, प्राइवेट है, आपका है, पराया है, किसका शौचालय किस प्रकार का है, वेस्टर्न है, इंडियन है, उड़ीसा ब्रांड लगा है कि केजरीवाल की तरह बढ़िया सुगंध वाला बनवा रखा है, उससे चलता है रिमोट से, जिसकी कीमत है वो, वैसा सब कुछ। जल निकासी की साधन क्या है, पानी घर में जो होता है उसके क्या आउटलेट कोई बना हुआ है, स्नान की सुविधा क्या है, बंद कमरा है, बंद वॉशरूम है, या फिर खुला है, या फिर ऐसे नहाते हैं, मतलब कैसे नहाते हैं उसकी स्थिति क्या है। स्नान की सुविधा के अलावा रसोई और एलपीजी, आपकी रसोई कैसी है, चूल्हा जलाते हैं, एलपीजी जलाते हैं, पीएनजी जलाते हैं, सीएनजी जलाते हैं, क्या जलाते हो भाई, या स्टोव जलाते हो, या फिर वो केरोसिन तेल से जलाते हो, कैसे, खाना तो कुछ ना कुछ पकाते ही होंगे, तो कैसे आप खाना पकाते हैं, इसकी रसोई की स्थिति भी बतानी है। मुख्य ईंधन क्या है, मतलब आपके पास 4 साधन है, लेकिन मुख्यतः काहे से बनाते हैं, एलपीजी से बनाते हैं, या सीएनजी से, पीएनजी से बनाते हैं, या फिर लकड़ी फूकते हैं, या केरोसिन जलाते हैं, जो भी आपके पास है उसको बताना पड़ेगा। घर में रेडियो है, ट्रांजिस्टर है, टेलीविजन है, क्या चलाते हो, रेडियो से सुनते हो कहानियां, टेलीविजन से सुनते हो, ट्रांजिस्टर से सुनते हो, कौन सा वाला है, लैपटॉप कंप्यूटर घर में है कि नहीं है, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन कैसा है आपके पास, आपको बताना पड़ेगा। मेरे पास फीचर फोन है, मेरे पास स्मार्टफोन है, मेरे पास ये वाला फोन है, मेरे पास कितने गैजेट हैं, जैसे मेरे से कोई पूछेगा तो मेरे पास तो 12 गैजेट हैं, फ़ोन भी है, आईपैड भी है, फलाना भी है, ढिमाका भी, ये सब। अब उसकी कीमत मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ उन 12 गैजेटों की, जो 5-7 लाख रुपए बनती है, 8 लाख रुपए बनती है, तो 8 लाख के आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं गरीब हैं। ये सवाल लैपटॉप कंप्यूटर की। फिर टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, इसके अलावा साइकिल से चलते हैं, स्कूटर से चलते हैं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, मोपेड से चलते हैं, कार कितनी है, जीप कितनी है, और इसके अलावा वैन चलाते हैं, क्या करते हैं, कैसे चलते हो भाई, यहां से वहां पैदल जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हो, उसकी सारी आपको बतानी पड़ेगी। आप रोज चिल्ला कर जाते हो पैदल आता हूं, लेकिन घर में तो स्कूटर खड़ा है, आप कहते हो मैं तो साहब बहुत गरीब आदमी हूं, घर में तो कार खड़ी है। कार कौन से मॉडल की, घर में मुख्य रूप से खाया जाने वाला अनाज क्या है, गेहूं खाते हो, मोटा अनाज खाते हो, चावल खाते हो, कुछ नहीं मिलता है, आधे टाइम खाते हो, पूरे टाइम नहीं खाते हो, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। इसके अलावा हर एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर चाहिए, केवल जनगणना के लिए मोबाइल नंबर चाहिए। अब ये 33 आइटम बताए हैं। मैं समझता हूं कि सरकार ने पहले चरण में, जो कि 2026 में होने वाला है, उसमें ये 33 आइटम लिखे। अच्छा, इसकी एक और खास बात है, अब इतना सारा लिखेगा तो इतने लोग कहां से आएंगे भाई, और कैसे लिखेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने 12,000 करोड़ रुपया, लगभग केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए के गैजेट्स खरीदे।
12,000 इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जो आपके घर पर जाने वाला है। अभी जो बीएलओ खाली हो जाएंगे ना एसआईआर के बाद, फिर इनको अभी इसमें भी काम करना पड़ेगा। वो उसके पास एक टैब होगा, उस टैब में जाएंगे, फटाफट फटाफट भरेंगे। अब ये एक एक घर में अगर भरेगा तो एक एक 2-2 घंटा लगने वाला है, तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा सबसे पहले राज्य सरकार इसको शुरू करे, उससे 15 दिन पहले हम पोर्टल खोल देंगे, सेल्फ फीडिंग कर लीजिए। सेल्फ फीडिंग मतलब मुझे मेरा जो वोटर आईडी नंबर होगा, मेरा जो आधार नंबर होगा, या जो भी व्यवस्था उन्होंने की, उसको डालकर मेरी एक आईडी होगी, उस आईडी पर मैं जाऊंगा, उस आईडी पर जाने के बाद इनको फिलअप करूंगा, स्व फिलिंग होगा। मैं अपनी दीवालों का, वो कहेंगे मानचित्र डालिए, वो कहेंगे फोटो डालिए, वो कहेंगे ये डालिए, जैसे वेरिफिकेशन होता है जनरली कि भाई आप अमेज़न से सामान खरीदते हैं, उसको वापस करना चाहते हैं, तो वो कहता है इसकी फोटो क्लिक करके डालिए आपका प्रोडक्ट, क्योंकि वैसे ही आपने उसको वापसी का ऑर्डर लिख दिया लेकिन आपने फोटो नहीं डाली, तो वो कहता फोटो डालिए, ये डालिए। आप आजकल स्मार्टफोन आपके पास है, वो डालिए। जिसके पास भी ऐसी व्यवस्था है वो वेबसाइट पर वो सब अपने आप सब फीड कर दे अपने पूरे परिवार का डेटा। जो व्यक्ति वेरिफिकेशन करने आएगा उसके लिए ये होगा कि भाई आपका नंबर, मकान नंबर ये है, हाँ हाँ सब है, आपका कौन है यहाँ, आपने कुछ डाला है तो एक वेरिफिकेशन कोड आपके पास होगा, वो उसको बताएंगे, तो वो फिर डेटा खोलेगा और केवल घर में घूमेगा, हाँ ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, 2-3 मिनट, 4 मिनट में, 5 मिनट में आपके घर का कि आपने ये वाली दीवार ये डाली, ये वाली छत मटेरियल ये डाला, फर्श का मटेरियल ये डाला, घर में गैजेट्स इतने हैं, वो इतना है, ये इतना, ये वो डाल देगा, वो वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई करके क्लिक करेगा और उसकी जियो टैगिंग होगी। जियो टैगिंग मतलब वो अपने घर में नहीं करेगा, वो आपके घर में आएगा तो जैसे ही पिच करेगा, जैसे ही वो उसको टैग करेगा, वैसे ही उसकी लोकेशन चली जाएगी, भाई ये कौन से मकान नंबर में कहां पर कर रहा है। आजकल ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदिए, आप अमेजन से सामान खरीदिए, आप पहले प्री पेमेंट उस पर कर देते हैं, जब आपके घर वो देने आता है तो वहां पर जैसे ही वो उसको एंट्री मारता है तो उसकी जियो टैगिंग हो जाती है कि भाई ये यहां पर आया था, ऐसा हो गया। तो जियो टैगिंग की व्यवस्था इसमें की गई। हाई लेवल की टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट भयंकर रूप से, गैजेट्स का इस्तेमाल, और सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ लोग रहते हैं। मैं मानकर चलूं एक घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 लोग का मतलब हो गया कि 14 करोड़ लोग हैं। 14 करोड़ लोगों को डेटा अपना फिल करना है। 14 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे संभ्रांत नागरिक होंगे जो कर देंगे। घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा रहता है जो कर देता है, उसमें कुछ कमियां रह जाएंगी तो जो वेरिफिकेशन करने आएगा वो कर देगा। आपकी जाति, आपका संप्रदाय, आपका ये, आपका वो, सब कुछ आप अपना फीड कर दीजिए और आप अपनी स्थिति भी फीड कर दीजिए। सरकार इस डेटा को लेकर पॉलिसी बनाना चाहती है, देश की सामग्री इकट्ठी करके। वो सरकार का जो तर्क है वो ये है कि हम जब सब कुछ कर लेंगे तो हम योजना बनाने में ज्यादा आसानी हमको होगी। अब ये जो कह रहे थे कि नहीं जाति जनगणना करवाओ, जाति जनगणना करवाकर डेटा होगा तो फलाना, आप सारे डेटा दे दीजिए। अब घर की चड्डी भी पता करने वाले हैं वो कि आपके घर में टॉयलेट कितने बने हुए हैं। केजरीवाल जैसा है कि वो देसी वाला बना रखा है या खेत में जाते हो, सारा डिटेल। अब एनआरसी छोड़ दीजिए, बहुत छोटी बातें हो गई। सीए छोड़ दीजिए, बहुत छोटी बात हो गई। एनआरसी में असम में इतने साल से चल रहा है, सफल नहीं हो पाए। अब ये जो होने वाला है, पहले एसआईआर का डेटा इधर फिल्टर होगा, उधर फिल्टर होने के बाद फिर ये होगा, और ये होने के बाद कहीं जनगणना शुरू होगी और तब पता लग जाएगा कि भारत में 5 करोड़ कौन अवैध हैं। इसके बाद जहां तक हमें लगता है सारा डेटा जब सेंट्रल रजिस्टर पर या सेंट्रल वेबसाइट पर फीड हो जाएगा और आपका ग्रीन कार्ड बनाने में जो सरकार की पहले योजना थी कि हम ग्रीन, वाजपेयी जी के समय पर वो कह रहे थे कि हम ग्रीन कार्ड बनाएंगे, मुझे लगता है वो ग्रीन कार्ड अब आपको मिल जाने वाला है। बस आप उसको दिखाइए, उनके पास गैजेट होगा, पुलिस आएगी, फट से लगाइए, वो पूरा डिटेल आपके घर बार का निकाल देगा। करप्शन का ईडी को अगर इन्वेस्टिगेशन करना तो भी पता लग जाएगा, खाली मकान पड़ा तो भी पता लग जाएगा, आपने खेत खरीद कर रखा तो भी पता लग जाएगा, और मकान खरीद कर उसमें कुछ आपने धन्ना सेठ बन गए थे, इलीगल पैसा इस्तेमाल किया था, करप्शन का पैसा लगाया था, वो भी सामने चला आएगा। और इसके अलावा आपके घर के सदस्यों के साथ साथ आपके द्वारा बनाए गए वो लोग जो कि विदेशी नागरिकता रखते हैं लेकिन आपने उनको यहां पर भरपूर सहयोग करके रखते हैं, सब होने वाला है। मुझे लगता है मोदी जी 2029 के चुनाव से पहले ये सब करने ही वाले।